Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. हम झारखंड की 2011 की जनगणना की जो आधिकारिक रिपोर्ट है ना, उसकी परतों को खोलने वाले हैं। हाँ, और शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये कोई उबाऊ गणित की क्लास या सिर्फ आंकड़ों का पहाड़ नहीं होने वाला है। एकदम सही। आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि ये नंबर दरअसल एक पूरे राज्य की कहानी कहते हैं। इन आंकड़ों के पीछे समाज की बनावट, विकास के असली तस्वीर और कुछ ऐसे चौंकाने वाले पैटर्न्स छिपे हैं जो अक्सर सुर्खियों में जगह नहीं बना पाते। वही तो, सूचनाओं की इस तेज रफ्तार दुनिया में किसी राज्य की डेमोग्राफी यानी उसकी आबादी के ढांचे को बिना बोर हुए समझना बहुत जरूरी है। मैं तो इस विश्लेषण के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जब हम जनगणना के इन आंकड़ों को सिर्फ एक स्प्रेडशीट या टेबल की तरह नहीं देखते, बल्कि इंसानी जिंदगी के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, तो ये नंबर खुद ब खुद बहुत कुछ बोलने लगते हैं। बिल्कुल, ये हमें बताते हैं कि नीतियां जमीन पर कैसा काम कर रही हैं, लोग किस तरफ जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भविष्य की तस्वीर कैसी होने वाली है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और अपनी भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है। और ऐसे में जब हम इसके डेमोग्राफिक डेटा का विश्लेषण करते हैं तो विरोधाभासों की एक बहुत ही अनोखी दुनिया सामने आती है। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत सबसे बड़ी तस्वीर से करते हैं, यानी राज्य की कुल आबादी और विकास का जो एक अजीब सा विरोधाभास है। हाँ, 2011 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख के आसपास है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये पूरे भारत की आबादी का करीब 2.72% हिस्सा है। और आबादी के लिहाज से झारखंड देश में 14वें नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी शब्द बार बार आता है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि राज्य के लिए करीब 22.42% रही है। इस शब्द को हम आम बोलचाल में कैसे समझ सकते हैं? दशकीय वृद्धि दर को अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों के भीतर उस राज्य के परिवार में कितने नए लोग जुड़ गए। यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच झारखंड की कुल आबादी में लगभग 22.42% का इजाफा हुआ। और इस रफ्तार के साथ राज्य पूरे भारत में 10वें स्थान पर है। सुनने में यह सिर्फ एक प्रतिशत लगता है, लेकिन कहानी तब गहरी होती है जब हम राज्य के भीतर अलग अलग जिलों के बीच की असमानता को देखते हैं। और यही असमानता सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। अगर हम इस 3 करोड़ 30 लाख की आबादी को जिलों में बांटकर देखें तो एक तरफ हमारे पास रांची है जो राजधानी है और जहां आबादी का सबसे ज्यादा दबाव है। करीब 29 लाख से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। इसके बाद धनबाद और गिरिडीह जैसे जिले आते हैं जहां पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट लोहरदगा जैसा जिला भी है जहां की कुल आबादी 5 लाख के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है। खूंटी का भी कमोबेश यही हाल है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि राज्य में लोग कहां बसना चाह रहे हैं और कहां से दूर जा रहे हैं। इसमें एक और बहुत बड़ी परत है। सिर्फ आबादी का आकार ही अलग नहीं है, बल्कि आबादी के बढ़ने की जो रफ्तार है वो भी हर जिले में बिल्कुल अलग है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम उसी दशकीय वृद्धि दर पर वापस लौटे तो धनबाद जिले का आंकड़ा सबसे चौंकाने वाला है। धनबाद झारखंड के सबसे प्रमुख और व्यस्त औद्योगिक शहरों में से एक है। लेकिन वहां जनसंख्या के बढ़ने की रफ्तार पूरे राज्य में सबसे कम दर्ज की गई, मात्र 11.99%। ये वाकई हैरान करने वाला है। मैं तो सोच रहा था कि जहां उद्योग होंगे वहां आबादी सबसे तेजी से बढ़ेगी, लेकिन कोडरमा जिले के आंकड़े तो और भी ज्यादा अचंभित करते हैं। कोडरमा में ये वृद्धि दर 43.42% दर्ज की गई। मतलब सिर्फ 10 सालों में वहां की आबादी में लगभग आधी आबादी और जुड़ गई। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि धनबाद में रफ्तार इतनी कम हो और कोडरमा में इतनी ज्यादा? इस डेटा का असल मतलब क्या है? इसको इस तरह से देखिए, शहरीकरण और औद्योगिकरण का एक स्थापित नियम है। जब कोई इलाका धनबाद की तरह पूरी तरह से शहरीकृत हो जाता है, वहां शिक्षा का स्तर बढ़ता है, रहने की लागत बहुत ज्यादा हो जाती है और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती है। ऐसे में लोग छोटे परिवार रखना पसंद करते हैं। तो वहां की जनदर स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कोडरमा जैसे जिले जहां वृद्धि दर 43% से ऊपर है, वो इशारा करता है कि वहां शायद स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी है, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता कम है या फिर रोजगार की तलाश में बाहर से पलायन हुआ हो। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है।
मतलब एक ही राज्य की सीमा के भीतर कई अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही हैं। अब जब हम आबादी और उसके बचने के तरीके की बात कर ही रहे हैं, तो एक और सवाल उठता है, घनत्व का। जनसंख्या घनत्व, जो कि राज्य का 414 है। हाँ, सुनने वालों के लिए बता दूं कि 2011 में झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और पूरे देश में इसका 14वां स्थान है। और अगर हम फिर से वही धनबाद और सिमडेगा वाली तुलना करें, तो ये घनत्व का अंतर बहुत कुछ कहता है। धनबाद में 1 वर्ग किलोमीटर के भीतर 1316 लोग रहते हैं, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वहीं सिमडेगा में उसी 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 159 लोग रहते हैं, जो न्यूनतम है। इस घनत्व को आप एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। धनबाद की स्थिति किसी लोकल ट्रेन के उस डिब्बे जैसी है, जहां हर कोई चढ़ना चाहता है, क्योंकि रोजगार का स्टेशन वहीं है। वहीं सिमडेगा एक खुले मैदान की तरह है, जहां लोग रुकना नहीं चाहते। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इन सब भारी भरकम आंकड़ों के बीच एक ऐसा आंकड़ा है जो समाज की असली आत्मा को दिखाता है। वो है लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में राज्य का औसत लिंगानुपात 948 दर्ज किया गया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां झारखंड के आंकड़े पूरे देश के लिए एक मास्टर क्लास की तरह काम कर सकते हैं। जब हम समग्र औसत से नीचे उतरकर जनजातीय समाज यानी अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों को देखते हैं, तो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 1003 है। 1003 मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले में तो यह 1005 है। ये तो वाकई में एक जश्न मनाने वाला आंकड़ा है। ये गहराई से इस बात को साबित करता है कि ग्रामीण और जनजातीय समाजों में महिलाओं को लेकर नजरिया कितना प्रगतिशील है। एकदम सही। वहाँ बेटियां कोई आर्थिक बोझ नहीं मानी जाती। वहाँ की संस्कृति में महिलाओं की मजबूत स्थिति है। यह आंकड़ा इस बात का ठोस सबूत है कि पिछड़ापन और प्रगतिशीलता की हमारी परिभाषाएं कितनी गलत हो सकती हैं। ये जनजातीय संस्कृति का एक बेहद मजबूत पहलू है। लेकिन दुर्भाग्य से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है, वहीं इसी रिपोर्ट में एक गंभीर चिंता का विषय भी उभरता है, और वो है शिशु लिंगानुपात। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आंकड़े बताते हैं कि 2001 में जो शिशु लिंगानुपात 965 था, वो 2011 में गिरकर 948 हो गया। और जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो शहरी क्षेत्रों का डेटा देखकर लगता है। नगरीय इलाकों में शिशु लिंगानुपात सिर्फ 908 रह गया है। जब हम इसे विश्लेषित करते हैं तो देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में आज भी शिशु लिंगानुपात 957 के आसपास है, जो शहरों के 908 की तुलना में बहुत बेहतर है। ये साफ दिखाता है कि शहरीकरण के साथ कैसी सामाजिक चुनौतियां आ रही हैं। क्या हम ये मान लें कि हमारा जो ये शहरीकरण और विकास का मॉडल है, वो महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है? ये एक कड़वी सच्चाई है। शहरों में चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल गैर कानूनी चीजों जैसे लिंग परीक्षण के लिए ज्यादा होने लगता है। पितृसत्तात्मक सोच आधुनिकता के मुखौटे के पीछे और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। ये एक बहुत ही डराने वाला सच है। सुविधाओं का बढ़ना अगर सोच को छोटा कर दे तो वो कैसा विकास? खैर, जब हम सोच और जागरूकता की बात कर ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान के विभाजन यानी साक्षरता दर की तरफ मुड़ना जरूरी हो जाता है। साक्षरता दर, जो कि झारखंड की कुल 66.41% है, पूरे देश में ये 32वें स्थान पर है, जो कोई बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें तो साक्षरता के मामले में भी राज्य 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। रांची 76.06% के साथ सबसे ऊपर है और पाकुड़ 48.82% के साथ सबसे नीचे। ये सिर्फ शिक्षा की कमी नहीं है, ये अवसरों की कमी की कहानी है। और ये असमानता सिर्फ जिलों के बीच नहीं है, सबसे बड़ी खाई तो पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता के बीच है। सही कहा। पुरुष साक्षरता 76.84% है, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 55.42% है। 20% से भी ज्यादा का ये फासला बहुत बड़ा है। और अगर हम उसी पाकुड़ जिले की बात करें तो वहां महिला साक्षरता की स्थिति सबसे चिंताजनक है, मात्र 40.52%। मतलब पाकुड़ में हर 10 में से 6 महिलाएं पढ़ या लिख नहीं सकती। इसके साथ ही नगरीय साक्षरता 82.3% और ग्रामीण साक्षरता 61.1% है। इसमें भी बड़ा अंतर है। साक्षरता के ये अलग अलग स्तर राज्य के भीतर ही असमान विकास की कहानी कहते हैं।
जब किसी समाज का इतना बड़ा हिस्सा, खासतौर पर महिलाएं, शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, तो उसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण पर पड़ता है। ये बहुत ही अहम बात है। चलिए अब इस डेमोग्राफिक डेटा के सबसे जटिल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, झारखंड का सामाजिक ताना बाना। राज्य की पहचान ही उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में है। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आबादी 40.42% है, जो कि करीब 1.33 करोड़ है, और गिरिडीह जिले में इनकी संख्या सबसे आगे है। इसके साथ ही धार्मिक आधार पर भी ये संरचना बहुत दिलचस्प है। हिंदू आबादी 67.83%, मुस्लिम आबादी 14.53% और ईसाई आबादी करीब 4.30% है। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है अन्य धर्मों का, वो 13.04% है। हाँ, और ये आंकड़ा सीधे तौर पर झारखंड की आत्मा से जुड़ा है। इसमें एक बहुत बड़ी संख्या उन जनजातीय समुदायों की है जो प्रकृति की पूजा करते हैं, जिन्हें सरना धर्म का अनुयायी माना जाता है। अब अगर हम उन समुदायों की बात करें जिनके नाम से ये राज्य पहचाना जाता है, तो अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी 12.08% है। प्रतिशत के हिसाब से ये चतरा में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर एसटी आबादी कुल जनसंख्या का 26.20% है। खूंटी जिले में तो ये सर्वाधिक 73.25% है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। झारखंड में आधिकारिक तौर पर 33 अलग-अलग जनजातीय समूह निवास करते हैं, और सुनने वालों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि नवीनतम जनजाति पुरान है। अगर इन समूहों का विश्लेषण करें तो संथाल जनजाति सबसे बड़ी है, 34%। इसके बाद ओरांव 19.6%, मुंडा 14.8% और हो 10.5% है। लेकिन इन सब के बीच आदिम जनजातियां यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स भी हैं, जो विकास की मुख्य धारा से दूर हैं। बिल्कुल। इन आदिम जनजातियों में माल पहाड़िया का हिस्सा सबसे अधिक 46% है, जबकि बिरजिया जैसी जनजातियां मात्र 2% है। सिर्फ 2%? इसका मतलब है कि ये समुदाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये विकास और संरक्षण के बीच एक बहुत ही बारीक धागे पर चलने जैसा है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो शहरी बनाम ग्रामीण झारखंड की तस्वीर सामने आती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आता है। अनुसूचित जनजाति की 91% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 91%? और अगर पूरे राज्य की बात करें तो कुल ग्रामीण जनसंख्या 76% है और नगरीय जनसंख्या केवल 24%। शहरीकरण केवल कुछ हिस्सों में केंद्रित है, जैसे धनबाद में 58.13% नगरीय जनसंख्या है, जबकि गोड्डा जैसे जिले पूरी तरह से ग्रामीण है, वहां मात्र 4.91% नगरीय जनसंख्या है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चर्चा को समेटने से पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि 2011 की ये रिपोर्ट जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार वनवाल के नेतृत्व में जारी हुई थी, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है और सबसे कम पलामू है। अगर हम पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो ये जनगणना रिपोर्ट झारखंड को एक ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है जो अपनी गहरी जनजातीय जड़ों और तेजी से होते शहरीकरण के बीच संतुलन बना रहा है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब राज्य की 91% जनजातीय आबादी गांवों में बसती है और दूसरी तरफ धनबाद और रांची जैसे जिले तेजी से शहरी हो रहे हैं, तो आने वाले दशकों में ये डेमोग्राफिक बदलाव झारखंड की इस अनूठी सांस्कृतिक पहचान और गिरते शिशु लिंगानुपात को किस दिशा में ले जाएगा? क्या शहरीकरण का बढ़ता प्रभाव उस जनजातीय समाज के लिंगानुपात 1003 जैसे मजबूत और सकारात्मक पहलुओं को प्रभावित करेगा? यह एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.